गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम पढ़ेंगे एडी करंट्स क्या होती हैं। एडी करंट्स क्या होती हैं? हमारे बल्क पीस ऑफ कंडक्टर जो होते हैं उनका जब मैग्नेटिक फ्लक्स चेंज होता है तो उनमें जो करंट प्रोड्यूस होती है दैट इज कॉल्ड एज एडी करंट्स। इसकी हम डेफिनेशन की बात करें तो हम कहेंगे कि द करंट दैट इज प्रोड्यूस्ड इन बल्क पीस ऑफ कंडक्टर when the amount of magnetic flux linked with the conductor changes are called as eddy currents। अब इनको एडी करंट्स क्यों कहते हैं? क्योंकि ये जो स्वर्लिंग विंड्स होती हैं इसमें ओशन में उनके साथ इनकी शेप रिजेंबल करती है, दैट इज वाई दे आर कॉल्ड एज एडी करंट्स। अब एडी करंट्स का मैग्नीट्यूड किसके बराबर होता है? तो जो एडी करंट्स का मैग्नीट्यूड आई जो होता है वो होता है इंड्यूस्ड ईएमएफ डिवाइडेड बाय द रेजिस्टेंस ऑफ द कंडक्टर। अब हम जानते हैं कि इंड्यूस्ड ईएमएफ को तो हम ई के साथ लिखते हैं और जो रेजिस्टेंस होता है वो आर के साथ लिखा जाता है। अब आर जी, तो अब हम ये भी जानते हैं कि ई जो इंड्यूस्ड ईएमएफ होती है वो होती है माइनस d∅/dt एंड सो आई बिकम्स माइनस d∅/dt। जो ऐसा कर सकते हैं 1/r माइनस 1/r इंटू d∅/dt। अब आता है कि इनकी एप्लीकेशंस क्या हैं, इनका यूज कहाँ होता है? व्हाट आर द एप्लीकेशंस ऑफ एडी करंट्स? इनका यूज भी होता है। इनका यूज सबसे पहले यूज होता है इनका, हाँ एक बार बताना भूल गए कि आपने देखा होगा हमारे घर में जो मीटर होते हैं, पावर मीटर जिनके हमारी बिजली नापी जाती है, उनके पीछे एक मोटा सारा शल्ले की तरह एक मोटा सारा कंडक्टर लगा रहता है, उसके बीच से तार घूम करके गई होती है। तो वो इसलिए होती है कि जब मैग्नेटिक फ्लक्स चेंज होता है एडी करंट्स प्रोड्यूस होती हैं और उसी से ही हमारी ये रीडिंग नापी जाती है कि कितनी बिजली इससे क्रॉस हो करके गई, कितनी यूज हुई। एप्लीकेशन की बात करते हैं। नंबर 1 तो होता है दे कि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक डैम्पिंग, ईएम डैम्पिंग के उनमें इनकी एप्लीकेशंस आती है, उनमें ये यूज़ की जाती हैं। नंबर 2 इंडक्शन फर्नेस जो होते हैं बड़े बड़े, उनमें ये होते हैं इंडक्शन फर्नेसेस। नंबर 3 मैग्नेटिक ब्रेक्स जो होती हैं उनमें ये इस्तेमाल की जाती हैं। मैग्नेटिक ब्रेक्स में भी एडी करंट्स का यूज़ किया जाता है। उसमें सेंटर में जो डिस्क हो करके वो जो हमारी घूमती है उसका मैग्नेटिक फ्लक्स चेंज होता है, तो हम मैग्नेटिक फ्लक्स चेंज नहीं होने देते। उसके कारण क्या है कि वो घूमना बंद कर देता है, तो ब्रेक्स अप्लाई हो जाती हैं। उसके बाद नंबर 4 है इंडक्शन मोटर में, इंडक्शन मोटर्स में इनका इस्तेमाल किया जाता है। उसके बाद डाइथर्मी और डायाथर्मी में, और एक लास्ट बट नॉट द लीस्ट इज द स्पीडोमीटर्स। जो हमारी गाड़ी में स्पीडोमीटर्स लगे होते हैं उनमें भी ऐसा ही होता है, पीछे एक बल्क पीस में एक जो कंडक्टर उसमें जोड़ दिया जाता है। जब वो घूमता है तो उसके कारण एडी करंट्स प्रोड्यूस होती हैं, उससे हमारे स्पीडोमीटर रीडिंग आती है कि कितनी रीडिंग है। स्पीडोमीटर्स एंड एनर्जी मीटर्स, स्पीडोमीटर्स एंड एनर्जी मीटर्स जो होती हैं, इनमें जो हैं एनर्जी मीटर्स। सो दीज आर सम ऑफ द एप्लीकेशंस ऑफ एडी करंट्स। अब इनके जो अनडिजायरेबल इफेक्ट्स भी होती हैं। अनडिजायरेबल इफेक्ट्स क्या होते हैं कि दे अपोज द रिलेटिव मोशन। अब एडी करंट्स के कारण जो वो कंडक्टर घूम रहा होता है उसको ये अपोज करती है। सो फर्स्ट are the major undesirable effect। फर्स्ट कि ये अपोज द रिलेटिव मोशन,
ये रिलेटिव मोशन को अपोज करती हैं, नंबर 1। नंबर 2, इनके कारण क्या होता है, लॉस ऑफ एनर्जी होती है इन द फॉर्म ऑफ हीट। अब चूंकि अब किसी मोशन को अपोज करेंगी तो अल्टीमेटली हीट की फॉर्म में कुछ लॉस ऑफ एनर्जी होगा। देयर इज ए लॉस ऑफ एनर्जी, देयर इज ए लॉस ऑफ एनर्जी इन द फॉर्म ऑफ हीट। अब उसमें से हीट निकलती है तो अल्टीमेटली कहीं या कहीं से वो एनर्जी लूज होके आ रही है। अब ये जो हीट एनर्जी इसमें से निकलती है, कई बार एक्सेसिव हीट एनर्जी, एक्सेसिव हीट हो जाता है हमारा इंस्ट्रूमेंट, और उसके कारण क्या हो सकता है कि हमारा एप्लियंस जो है उसकी इंसुलेशन कम हो जाती है, उसकी लाइफ कम हो जाती है। ड्यू टू द एक्सेसिव लॉस ऑफ हीट द इंसुलेशन reduces and hence reduces the lifespan of the conductor। तो फिर आपके दिमाग में आएगा कि क्या हम इनको ख़त्म नहीं कर सकते हैं? नहीं, इनको हम ख़त्म नहीं कर पाएंगे, लेकिन इनको हम क्या करते हैं कि मिनिमाइज कर सकते हैं। आपने देखा होगा कि जो हमारे स्टेबलाइजर्स होते हैं, स्टेबलाइजर में जो हमने ट्रांसफार्मर लगाए रहते हैं, तो उनके वो कॉइल जो होती है, उस कॉइल के बीच में हम ब्रिक शीट्स लगाते हैं लोहे की। तो उनको क्या करते हैं, हर एक शीट को इंसुलेट करते हैं एक दूसरे के साथ, कि सो दैट कि एडी करंट्स नहीं बने और एडी करंट्स कम बनेगी तो सही, लेकिन वो कम बनेगी। तो एडी करंट्स जब एक टाइम हो जाएगा, जब काफ़ी टाइम के बाद जब वो हीट होता रहेगा ट्रांसफार्मर, तो एक्सेसिव हीट होने के कारण वो इंसुलेशन उनका जो होगा, दो हमारी जो हमारे कंडक्टर हैं उनके बीच का इंसुलेशन धीरे धीरे गर्म होने के साथ वो पिघलना स्टार्ट हो जाता है और इंसुलेशन कम होना स्टार्ट हो जाता है। तो एक टाइम जब होता है कि जब उनका इंसुलेशन बिल्कुल ख़त्म हो जाता है, तो अगर आप उसके बाद देखें, एक तो उसमें से हीट बहुत ज़्यादा निकलती है, फिर तो लॉस ऑफ एनर्जी होता है, तो आउटपुट पावर हमको एग्जैक्ट सेम जो नहीं मिल पाती। और नंबर 2, एक उसमें से आवाज़ सी आती है। कभी आपने देखा होगा पुराने ट्रांसफार्मर जो होते हैं उनमें से घूम की एक आवाज़ सी आती है, और वो आवाज़ उसी कारण बन रही होती है क्योंकि जो आपके बीच में कंडक्टर्स हमने लगा रखे हैं जो इन दी फॉर्म ऑफ थिन शीट्स, उनका इंसुलेशन कम हो चुका है, और उसके कारण एडी करंट्स बन रही हैं, और एडी करंट्स बनने के कारण आवाज़ भी आ रही है और हीट उसमें से निकल रही है। हीट निकल रही है तो वो लॉस ऑफ एनर्जी है, क्योंकि आउटपुट पावर में से वो एनर्जी लॉस हो जा रही है और आउटपुट पावर हमको सेम नहीं मिल पा रही है। हाँ, तो हम ये जो एडी करंट्स होती हैं इनको हम रिड्यूस तो कर सकते हैं, बट वी कैन नॉट एलिमिनेट देम। ये दिमाग में बड़े साफ से आप इसको रखिएगा कि although we can reduce the eddy currents but we cannot eliminate them। सेल्फ इंडक्शन क्या होता है, अब हम इस पे थोड़ी सी आपके साथ बात करेंगे। अब इंडक्शन होता है द प्रोडक्शन ऑफ इंड्यूस्ड ईएमएफ इन द कॉइल व्हेन देयर इज ए चेंज इन द मैग्नेटिक फ्लक्स लिंक्ड विद द कॉइल। सेल्फ हो गया उसी कॉइल में, सो सेल्फ इंडक्शन की डेफिनेशन क्या होगी कि सेल्फ इंडक्शन इज द फेनोमेना ऑफ प्रोडक्शन ऑफ द इंड्यूस्ड ईएमएफ इन द कॉइल व्हेन देयर इज ए चेंज इन द मैग्नेटिक फ्लक्स लिंक्ड विद द सेम कॉइल। उसी कॉइल के साथ संबंधित जब मैग्नेटिक फ्लक्स बदलता है तो उस कॉइल में एक इंड्यूस्ड ईएमएफ प्रोड्यूस होती है, सेटअप हो जाती है, और इस प्रोसेस को हम कहते हैं सेल्फ इंडक्शन की अपने आप में ही इंडक्शन। तो इसका कोफिशिएंट किसके बराबर होता है, कोफिशिएंट ऑफ सेल्फ इंडक्शन। कोफिशिएंट ऑफ सेल्फ इंडक्शन। अब हम जानते हैं कि जब मैग्नेटिक फ्लक्स किसी कॉइल के साथ लिंक हुआ बदलता है तो वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है किसके, करंट के। जितनी ज़्यादा करंट होएगी उतना ज़्यादा मैग्नेटिक फ्लक्स लिंक भी चेंज होएगा। दैट इज फाई इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू आई। अब ये जो प्रोपोर्शनलिटी का साइन है, इसको जब हम इक्वल टू में बदलते हैं तो वी हैव टू पुट हियर सम कांस्टेंट,
let it be L, L into Y, where L is a constant of proportionality and is called as coefficient of self induction. जो L जो है तो ये क्या है, coefficient of self induction है, coefficient of self induction. और अगर अब देखिए, अगर सपोज करते हैं कि I जो है वो हमारी 1 यूनिट है, इफ I इज इक्वल टू 1 यूनिट, 1 यूनिट उस करंट फ्लो हो रही है, तो फाई किसके बराबर हो जाएगा, L के बराबर हो जाएगा. इसका मतलब कोफिशिएंट ऑफ सेल्फ इंडक्शन इज द मैग्नेटिक फ्लक्स. हम ऐसा करते हैं, हम ऐसा कह सकते हैं कि कोफिशिएंट ऑफ सेल्फ इंडक्शन इज डिफाइंड एज द मैग्नेटिक फ्लक्स लिंक्ड विद द कॉइल व्हेन 1 यूनिट ऑफ करंट पासिंग थ्रू इट. जब उसमें से, उसी कॉइल में से 1 यूनिट करंट फ्लो करती है, उसमें से पास करती है, तो हम कहते हैं कि जितना उसका फ्लक्स चेंज हुआ दैट इज इक्वल टू कोफिशिएंट ऑफ सेल्फ इंडक्शन. अब हम जानते हैं कि E जो होता है किसके बराबर होता है, जो इंड्यूस्ड EMF वो होता है माइनस d/dt ऑफ फाई. अब फाई की वैल्यू यहां से लगा देते हैं इसमें, तो हमारे पास क्या बनेगा, माइनस d/dt ऑफ L इंटू आई. या ऐसा कह सकते हैं, आप चूंकि L तो कांस्टेंट है तो ये बाहर आ जाएगा, तो हमारे पास बचेगा माइनस L इंटू DI डिवाइडेड बाई dt. ये हमारी इंड्यूस्ड EMF आ गई, किसकी, एक सेल्फ इंडक्शन की, उसी कॉइल में. और अगर यहां DI/dt जो 1 यूनिट पर सेकंड हो जाए, इफ DI डिवाइडेड बाई dt इज इक्वल टू 1 यूनिट पर सेकंड, तो फिर इसके मुताबिक क्या हो जाएगा, E विल बी इक्वल टू माइनस L. और अगर हम इसकी न्यूमेरिकल वैल्यू की बात करें तो हम कहेंगे कि E इज इक्वल टू L न्यूमेरिकली, न्यूमेरिकली इज इक्वल टू L. इसका मतलब हो गया हमारे पास कि कोफिशिएंट ऑफ सेल्फ इंडक्शन इज डिफाइंड एज द इंड्यूस्ड EMF प्रोड्यूस्ड इन द सेम कॉइल व्हेन द रेट ऑफ चेंज ऑफ करंट इज इक्वल टू 1 यूनिट पर सेकंड. 1 यूनिट पर सेकंड जब करंट चेंज होती है किसी कॉइल में से, तो उस समय जो इंड्यूस्ड EMF होती है दैट इज इक्वल टू द कोफिशिएंट ऑफ सेल्फ इंडक्शन. इट इज न्यूमेरिकली इक्वल टू दैट. मैं आपसे ये चीज बात दोबारा कहता हूं कि इट इज न्यूमेरिकली इक्वल टू. अब माइनस इसलिए है क्योंकि वो उसकी जो काज है उसको अपोज कर रहा होगा, आपने लेंस ला पड़ा था, है ना, तो इसलिए. लेकिन न्यूमेरिकली इसकी वैल्यू जो होगी वो इसके बराबर होनी है, किसकी, कोफिशिएंट ऑफ सेल्फ इंडक्शन की. अब E हमने पढ़ा कि माइनस L इंटू DI/dt है, हाँ जी. और अगर जो I जो है वो आ जाए 1 एम्पियर, और E जो है वो आ जाए 1 वोल्ट, तो ये DI/dt हो जाएगा 1 एम्पियर पर सेकेंड. तो इसका मतलब जब इसमें हम पुट करेंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा, L विल बी इक्वल टू 1, न्यूमेरिकली इक्वल टू 1. और इसका जो यूनिट होता है वो होता है हेनरी. तो ये HENRY हेनरी. तो इसका मतलब हो गया कि कोफिशिएंट ऑफ self induction is said to be 1 Henry when 1 volt of the EMF is produced in the same coil due to 1 ampere per second flow of current in the coil, in the same coil. उसी coil में 1 एम्पियर पर सेकेंड जब करंट फ्लो हो रही होती है और 1 वोल्ट इन उसमें EMF है, तो उस समय हम कहेंगे कि जो कोफिशिएंट ऑफ सेल्फ इंडक्शन ऑफ द सेम कॉइल वाज था वो कितना था, 1 हेनरी था.
सो माय डियर स्टूडेंट, दिस इज समथिंग अबाउट द सेल्फ इंडक्शन। अब हम बात करते हैं आपके पास म्यूचुअल इंडक्शन की, कि म्यूचुअल इंडक्शन क्या होती है। म्यूचुअल इंडक्शन में इसके साथ मिलता ही है। म्यूचुअल इंडक्शन होता है कि जब एक करंट के साथ लिंक हुआ मैग्नेटिक फ्लक्स चेंज हो, तो हम देखते हैं कि उसके पास जो दूसरी कॉइल पड़ी हुई है उसमें से भी इंड्यूस ईएमएफ फ्लो करना स्टार्ट कर देती है। म्यूचुअल इंडक्शन, म्यूचुअल इंडक्शन, म्यूचुअल इंडक्शन क्या है? इट इज द फेनोमेना ऑफ प्रोडक्शन ऑफ द इंड्यूस्ड ईएमएफ इन ए कॉइल व्हेन द मैग्नेटिक फ्लक्स लिंक्ड विद द नेबरिंग कॉइल चेंजेस। मतलब एक कॉइल यहां पर है, ये कॉइल है पड़ी हुई, इसके पास दूसरी कॉइल थी, इसका मैग्नेटिक फ्लक्स चेंज हो गया, तो इसके कारण क्या होगा, ये वाली कॉइल जो है इसमें से इंड्यूस्ड ईएमएफ जो सेटअप हो जाएगा, इसमें इसके बीच में से करंट फ्लो होना स्टार्ट हो जाएगी, जिसको हम इंड्यूस्ड करंट कहते हैं। एंड दिस फेनोमेना इज कॉल्ड एज म्यूचुअल इंडक्शन। मतलब उसी कॉइल में से नहीं, उसके पास की दूसरी कॉइल जो है उसमें से भी करंट फ्लो होना स्टार्ट हो जाएगी। तो ये प्रिंसिपल हमारे बहुत काम आता है। ट्रांसफार्मर में यही प्रिंसिपल लगता है। जब हम ट्रांसफार्मर पढ़ेंगे तब हम आपको दोबारा याद करवाएंगे कि हमने म्यूचुअल इंडक्शन पढ़ा था। तो ये हो गया म्यूचुअल इंडक्शन की डेफिनेशन। अब करते हैं इसका कोफिशिएंट किसके बराबर होता है। अब हम जानते हैं कि जो मैग्नेटिक फ्लक्स लिंक्ड विद ए कॉइल होता है तो वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है टू द फ्लो ऑफ द करंट इन द कॉइल, कि जितनी ज्यादा करंट उसमें से फ्लो करेगी उतना मैग्नेटिक फ्लक्स लिंक्ड विद द कॉइल चेंज होगा। दैट इज फाई इज प्रोपोर्शनल टू वाई। और जब हम इस प्रोपोर्शनलिटी के साइन को चेंज करते हैं तो इक्वल टू लगाना पड़ेगा, और यहां पर एक कांस्टेंट लगता है, लेट इट बी एम into I, where m is a constant of proportionality and is called as the coefficient of mutual induction। और अगर हमारे पास I जो है ये 1 यूनिट हो जाए तो यहां के मुताबिक फाई किसके बराबर हो जाएगा, m के बराबर हो जाएगा। इट मीन्स the coefficient of mutual induction is defined as the magnetic flux linked with the coil when 1 unit of the current flows through the neighboring coil। अभी हमने सेल्फ इंडक्शन पढ़ा, उसमें हमने कहा था कि when 1 unit of the current flows through the same coil। लेकिन म्यूचुअल इंडक्शन का जब कोफिशिएंट जब निकालने की बात आएगी तो हम क्या कहेंगे कि when 1 unit of the current was flowing in the neighboring coil, उसके पास वाली, उसके पड़ोस वाली कॉइल में 1 यूनिट ऑफ करंट जो थी वो फ्लो हो रही थी। ओके, अब हम उसी तरीके से जैसे हमने पहले निकाला था ऐसे हम निकालेंगे कि हम जानते हैं E इज इक्वल टू माइनस डी फाई बटे डी टी होता है, इज इक्वल टू माइनस डी बटे डी टी इंटू फाई की वैल्यू यहां से हम लगाएंगे इसमें से, तो ये आ जाएगा m इंटू वाई। अब m चूंकि हम जानते हैं ये एक कांस्टेंट है, तो कांस्टेंट है तो इसको बाहर आ जाना, तो ये आ जाएगा माइनस m इंटू डी आई बाई डी टी। और अब यहां से देखिए अगर डी आई बाई डी टी जो है तो 1 यूनिट पर सेकेंड है, तो यहां क्या आ जाएगा, E विल बी इक्वल टू माइनस एम। और अगर हम न्यूमेरिकली बात करते हैं तो E m के बराबर है। इसका मतलब हो गया कि कोफिशिएंट ऑफ सेल्फ इंडक्शन इज इक्वल टू द इंड्यूस्ड ईएमएफ प्रोड्यूस्ड इन द कॉइल when a unit current per second flows through the neighboring coil। उस नेबरिंग कॉइल के बीच में से जब 1 यूनिट पर सेकेंड करंट फ्लो होती है तो उसके पड़ोस वाली जो दूसरी कॉइल है उसमें से जितनी इंड्यूस्ड ईएमएफ होगी उसको हम कहते हैं कोफिशिएंट ऑफ म्यूचुअल इंडक्शन, उसको कोफिशिएंट ऑफ म्यूचुअल इंडक्शन कहेंगे। अच्छा, अब हम और बात करते हैं। अब हमने यहां से देख लिया कि E इज इक्वल टू माइनस एम इंटू डी आई बटे डी टी है, और अगर हमारे पास डी आई बटे डी टी इज इक्वल टू 1 एम्पेयर पर सेकेंड हो और E जो है इंड्यूस्ड ईएमएफ वो हो 1 वोल्ट, तो हमारे पास क्या आएगा, M विल बी इक्वल टू न्यूमेरिकली इक्वल टू 1। और इसका जो यूनिट है, यूनिट जैसे अभी हमने आपसे बात की, इसका यूनिट हेनरी है, HENRY हेनरी होता है।
तो इसका मतलब हो गया कि द कोफिशिएंट ऑफ द म्यूचुअल इंडक्शन इज सेड टू बी 1 हेनरी when 1 volt of the induced EMF is produced as a result of the flow of current which was 1 ampere per second in the neighboring coil। जब उसकी neighboring coil में 1 ampere per second जो करंट थी वो फ्लो हो रही थी, उसके कारण उसके पड़ोस वाली कॉइल में जो कोफिशिएंट ऑफ म्यूचुअल इंडक्शन था दैट वाज इक्वल टू 1 हेनरी। And so my dear students, this was the concept of the self induction, mutual induction and eddy currents। I hope आपके दिमाग में अच्छे से बैठ गया होगा। Even if you feel any problem, so feel free to put a note in the comment box, ताकि जब आपका नेक्स्ट लेक्चर में डिलीवर करूं तो उसमें आपके उस डाउट को मैं एक्सप्लेन कर दूंगा। थैंक्स फॉर अटेंडिंग द क्लास। स्टे होम, स्टे सेफ।